गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने तुम लोगों को थोड़ा सा आनुवांशिक पदार्थ के बारे में बताया था कि डीएनए क्या है, गुणसूत्र क्या है। आज उसी गुणसूत्र की थोड़ी सी संरचना हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि गुणसूत्र होता कहाँ है। 9th क्लास में तुम लोग पढ़ी थी कोशिकीय संरचना। उसमें एक संरचना आया था केंद्रक। सपोज करो कि ये एक केंद्रक है। कोशिका के अंदर मध्य भाग में एक केंद्रक होता है। केंद्रक में केंद्रिका होता है और इसी केंद्रक में क्रोमेटिन धागेनुमा संरचना होती है। धागेनुमा संरचना जो होती है उसको कहते हैं क्रोमेटिन तंतु। कोशिका विभाजन के समय कोशिका विभाजन की 5 प्रावस्थाएं होती हैं। उसमें एक इंटरफेज अवस्था है जिसमें कि यह तंतु के रूप में पाई जाती है। जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस समय ये क्रोमेटिन तंतु सिकुड़ करके मोटे हो जाते हैं और पेयर में हो जाते हैं। उस कंडीशन को, उस परिस्थिति में जो गुणसूत्र होते हैं उनको उस क्रोमेटिन तंतु को गुणसूत्र कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। तो वह अवस्था, विभाजन की अवस्था जो होती है वह एनाफेज की अवस्था होती है। इसकी जो संरचना होती है, जब ये गुणसूत्र बनते हैं तो ये पेयर में दिखाई देते हैं। एक भुजा इसकी छोटी होती है, एक भुजा बड़ी होती है, बीच में ये ज्वाइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो उसके पहले जानेंगे कि ये सब चीज़ों की खोज किसने की थी। 1875 में स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी, लेकिन 1889 में वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि इस गुणसूत्र में एक प्रकार की चमक थी, एक क्रोमो था। इस चमक के नाम पर इन्होंने इस गुणसूत्र को क्रोमोसोम्स शब्द से इसको बताया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हुआ ये। कोशिका के अंदर केंद्रक को कहते हैं नियंत्रण कक्ष। ये सब 9th क्लास में तुम लोग को पढ़ा चुके हैं। नियंत्रण कक्ष जो कि सभी कोशिकांगों पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण कक्ष कहते हैं। फिर उसमें से क्रोमेटिन तंतु जो होता है वही गुणसूत्र बनता है और वही गुणसूत्र, उसी की संरचना हम लोग देखेंगे। इतना सबको स्पष्ट है। तो ये गुणसूत्र, अब ये संरचना में जब देखेंगे तो गुणसूत्र के 7 भाग दिखाई देते हैं। वो 7 भाग कौन कौन से हैं इसको थोड़ा सा हम लोग एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। फिगर चूँकि मैंने इस पर ड्रॉ नहीं किया, आपकी बुक में है। ये फिगर में देखो, तुम्हारी बुक में ही है ये। इसके 7 भाग हैं। पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेनिमेटा, गुणसूत्र बिंदु, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट और टीलोमियर। पेलिकल होता है गुणसूत्र के चारों ओर क्रोमेटिन पदार्थ की एक पतली सी झिल्ली के रूप में होती है। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक आवरण है, यह पेलिकल कहलाता है। मैट्रिक्स है जिसमें ये गुणसूत्र धंसा हुआ है या जिसमें ये गुणसूत्र पाया जाता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्रोमेनिमेटा होता है जो धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, वो क्रोमेनिमेटा होती है। कुंडलित होकर के लगभग एक मोटे धागे जैसे दिखते हैं। क्रोमेनिमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गहरे क्रोमोमियर्स पाए जाते हैं, यानी मोती के दाने की तरह से क्रोमोमियर पाए जाते हैं। यहाँ बीच बीच में क्रोमोमियर पाए जाते हैं। इसकी संख्या निश्चित होती है। दूसरा भाग है सेंट्रोमियर, जो अभी हमने इसके पहले आप लोगों को बताया कि गुणसूत्र जो पेयर में होते हैं, जहाँ से जुड़ते हैं, उस स्थान को सेंट्रोमियर कहते हैं। इस सेंट्रोमियर को ही प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा है द्वितीयक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के निचले हिस्से पर कुछ गुणसूत्र जो होते हैं, जहाँ पर कि घुंडी जैसी संरचना हो जाती है, तो जहाँ से ये जुड़ते हैं उसको कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, और जो ये संरचना बनती है उसको कहते हैं सैटेलाइट। टीलोमियर भी यही होता है। इसके निचले हिस्से को जो होता है उसको टीलोमियर कहते हैं। जैसे सेंट्रोमियर है, उसी तरह से निचला हिस्सा जो होता है गुणसूत्र का, वो टीलोमियर कहलाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसके 7 भाग हैं गुणसूत्र के। कौन कौन से? पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेनिमेटा, गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट और टीलोमियर। ये गुणसूत्र की संरचना होती है। स्पष्ट है सबको ये कि कहाँ गुणसूत्र पाया गया?
केंद्रक के अंदर ये गुणसूत्र की संरचना हुई। जब यही विभाजन की प्रक्रिया होती है तो ये गुणसूत्र बंट जाते हैं। गुणसूत्र जो है कि कोशिका विभाजन के साथ साथ गुणसूत्रों का भी विभाजन होता है। निषेचन की अवस्था में, चूँकि हम लोग आनुवांशिकी चैप्टर से पढ़ रहे हैं, निषेचन की अवस्था, निषेचन से पूर्व जब ये कोशिका विभाजित होती है, ये कोशिका विभाजन होता है, तो इसका केंद्रक जब बढ़ता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है, यानी दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग एकल कोशिका, जिसको कि हम लोग अगुणित संरचना भी कहते हैं। 23 गुणसूत्र, मनुष्य का अगर देखें तो 23 गुणसूत्र एक कोशिका में और 23 गुणसूत्र दूसरी, तो उसको कहते हैं अंडाणु या शुक्राणु। नर और मादा के आधार पर अंडाणु शुक्राणु कहते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र की संरचना में इतने भाग पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है, आनुवांशिकी में इसकी भूमिका होती है। आनुवांशिकी, इसके पहले भी बताया है कि आनुवांशिकी माता पिता के लक्षणों का संतान में स्थानांतरित होना आनुवांशिकी कहलाता है। तो आनुवांशिकी की क्रिया में इसकी भूमिका होती है। साथ ही साथ जनन की इकाई है, यानी गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, अर्थात संतति कोशिका में ये गुणसूत्र पहुँचते हैं। तो इस तरह से गुणसूत्र के ये मुख्य 2 कार्य होते हैं। पहला है आनुवांशिकी में भूमिका और दूसरा है जनन की इकाई। स्पष्ट है ये। अब इस गुणसूत्र में ही जीन क्या होता है, जिसको कि बाद में मेंडल ने, चूँकि इसको कारक कहा था, लेकिन जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया था। उन्होंने ये कहा कि इस गुणसूत्र पर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं, उस पर एक मोती के मनके की तरह की संरचना पाई जाती है, जिसको कि जीन कहते हैं। यह वास्तव में यह जीन ही आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। इस तरह से जीन की परिभाषा हम देखेंगे कि सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाई द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था तथा जॉनसन ने इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। स्पष्ट है ये। जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। ऐसे तो पढ़ाते समय ही हम लोग बताते हैं कि गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों का है, लेकिन गुणसूत्र के कौन सा भाग है, तो गुणसूत्र में पाया जाने वाला जीन जो होता है वही मुख्य है, जो आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहक है। इसकी विशेषताएं होती हैं कि यह आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है, यानी गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वही आनुवांशिकता के गुणों को माता पिता से संतान में ले जाते हैं, अर्थात यह संचरण की इकाई है। कारिकी की इकाई है, यानी शारीरिक संरचना के आधार पर अगर हम देखें तो कारिकी की इकाई है। प्रोटीन का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संचरण की सूचना होती है, क्योंकि गुणसूत्र का निर्माण ही होता है प्रोटीन और डीएनए के द्वारा। तो यह प्रोटीन का ही एक भाग होता है जो कि आनुवांशिक लक्षणों को संचरित करता है। इस तरह से गुणसूत्र पर पाया जाने वाला जीन आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। ठीक है, तो इसको आप अपनी बुक में देख करके थोड़ा सा पढ़ लेंगी, उसके बाद हम डीएनए बता लेंगे, तब फिर क्वेश्चन देंगे। अगली क्लास में हम डीएनए पढ़ाएंगे। ठीक है।